कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 30। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की बैठने की कोशिश ना करें, खड़े रहें। कल कहा था ना असाइनमेंट करके आनी है। हाँ कोई बात नहीं, नजर ना आए उनको, कोई मसला नहीं है, आपने खड़े रहना। 30 डिस्कशन करेंगे केस स्टडीज की। केस स्टडी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। केस स्टडीज की डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल 2 केस स्टडीज की डिस्कशन कर ली थी। डिस्कशन के दौरान में कुछ टिप्स भी आपको मैं बताता रहा हूँ, आइंदा भी इसी तरह होगा। टिप्स बताता रहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है मैं आपने नोट करते रहना उनको, क्योंकि वो टिप्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ना किताब में ना नोट्स में, किसी जगह पे नहीं मिलेगी। उनको आपने नोट करते रहना है। ये भाई आपने 5 मिनट के अंदर असाइनमेंट सारी कर लिया। अभी तो थोड़ी देर पहले आप खड़े थे, तो बैठ क्यों गए? बैठ जाए। अब आज वाली असाइनमेंट भी करनी है और कल वाली असाइनमेंट भी करके आनी है, ठीक है? चलिए, पेज अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अभी वो से पूछ के गया है, भंग भी के सोए थे, अभी पूछ के गया है। कल भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, कल भी यही मानल गया, पेज नहीं मिला। आज भी मेरे सामने यहाँ पे कलम के गया है। दे यार, इसको भी दे यार। भाई नहीं भी है ना, नहीं भी है तो पिक्चर ले ले, इसके पास है ना नोट्स, इसके पास है ना, मोबाइल निकाल अपना पिक्चर ले, तेरे पास भी आ जाएंगे नोट, सारी जिंदगी के लिए आ जाएंगे। क्या आप तुझे मोबाइल भी लेके दूं? चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन से सबसे पहले क्या करना है हमने? सबसे पहले क्या केस स्टडी में सबसे पहले क्या करना है? बोले केस स्टडी में सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट। जो असाइनमेंट नहीं करके मैंने शक्लें नोट कर लिया, उनको नहीं छोड़ना मैंने। रिक्वायरमेंट। अब बताइए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज, ईच ऑफ द अबव मतलब हर एक को अलग-अलग बताना है। ईच का मतलब ये है, ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स डिस्कस एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? क्या करना है हमने? देखना है नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये केस स्टडीज का मतलब है। रिक्वायरमेंट पढ़ के सोचे ये हमारे किस कंसर्ट पे बेस कर रही है? नेगेटिव कंफर्मेशन के कंसेप्ट पे। इसका मतलब है ये सारी की सारी केस स्टडी एक ही कंसेप्ट की, जो अभी तक फिलहाल मेरी जजमेंट है रिक्वायरमेंट की बेस पे, एक कंसेप्ट के ऊपर खड़ी है, नेगेटिव। और जिसको 4 कंडीशंस याद हैं वो इसको अटेम्प्ट कर लेगा। तो सबसे पहले तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, और कुछ मुझे आए या ना आए, मैं नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन बता दूंगा। नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन क्या है? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, रिस्क इज लो, और लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, और इट इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड रिक्वेस्ट। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ के आप भी इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इसमें हमने बताना है नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं शायद क्वेश्चन में कुछ और भी चीज हो, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट नेगेटिव कंफर्मेशन क्या रही है। You are currently in the planning phase of the audit of Fresh Dairies Limited for the year ended 31st December 2016. Information available to you in respect of company's data includes following. ये information है। ये डाटा, उसने डाटा की क्लासेस बनाई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रेस्टोरेंट, इंडिविजुअल कस्टमर्स। इसको हम क्या कहते हैं आर्टिकल लैंग्वेज? स्ट्रैटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, ठीक है? क्लासिफिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटर में कितने कस्टमर? 20, 2250, 12, 5700। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं आगे चलने से पहले, आगे उसने बैलेंसेस बताए हुए हैं, लेकिन बैलेंस सिर्फ आप नंबर ऑफ कस्टमर की बेस पे भी एक कंडीशन को चेक कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस को। अब ये जजमेंट है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने होंगे तो लार्ज है, कितने होंगे स्मॉल। जजमेंट है। मेरा भाई कॉर्नर में जो बैठा बताया, जजमेंट अपनी अप्लाई करे, कंपैरेटिव एनालिसिस करे, यानी इनका आपस में कंपैरिजन करके मुझे बताइए डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है, होलसेलर, रेस्टोरेंट स्मॉल, और इंडिविजुअल लार्ज, यानी होलसेलर और इंडिविजुअल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, और डिस्ट्रीब्यूटर रेस्टोरेंट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहता ना, तो मैं कहता होलसेलर और इंडिविजुअल्स पे। अच्छा, आपने गलती आपने आइडेंटिफाई करनी है, गलती मैं स्टेटमेंट बोलने लगा, सुनिएगा। होलसेलर, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, और वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन वैल्यू करेंगे, होलसेलर और इंडिविजुअल पे पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्टोरेंट्स पे नेगेटिव कंफर्मेशन। गलत। फिर सुने, बिल्कुल ठीक है। अब सुने, डिस्ट्रीब्यूटर और रेस्टोरेंट पे पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे, होलसेलर और इंडिविजुअल कस्टमर पे नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करेंगे। शाबाश। एज्यूमिंग, ये नेगेटिव के साथ है, अदर कंडीशन भी एज्यूम करनी है। एज्यूमिंग अदर कंडीशन आल्सो मेट, वो 3 छाप दें। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। बैलेंस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर। परसेंटेज कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को हम इस साल की डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं?
इनिशियल डिसीजन मेकिंग में, इनिशियल डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं पिछले साल किस किस एरिया में रिस्क था, उम्मीद है इस साल भी उसी एरिया में रिस्क हो। हाँ, बाद में रिवीजन हो सकती है, लेकिन इनिशियली आप पिछले साल की इंफॉर्मेशन को यूज कर, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में इसकी इजाजत है। अच्छा, जब वो ये कह रहा है, जरा सोचे, परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, इसका मतलब क्या क्या कह रहा है? कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारी 4 कंडीशन से रेलिवेंट है? एक्सेप्शन रेट, शाबाश। तो इसका मतलब है पहली कैटेगरी में एक्सेप्शन रेट 90% है, शाबाश, 10%, क्योंकि ये वो है जो कंफर्म्ड है। जिन्होंने कंफर्म नहीं किया, जो एक्सेप्शन होगी वो कौन सा होगा? 10%। भाई ये समझ आ रहा है? ठीक है, इसमें एक्सेप्शन रेट, इसमें अच्छा, अब मुझे बताएं, अब इसको इग्नोर कर दें, अगर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन दी हो तो बताइए डिस्ट्रीब्यूटर पे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक्सेप्शन रेट इज लो। होलसेलर पे है, एक्सेप्शन रेट हाई है, इसमें कौन सी कंफर्मेशन? पॉजिटिव, शाबाश, पॉजिटिव। रेस्टोरेंट पे एक्सेप्शन रेट हाई है, 70, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं अप्रोप्रिएट, पॉजिटिव। और इसमें तो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, ठीक है, इसमें तो एक्सेप्शन रेट 80% है, इसमें तो नेगेटिव कंफर्मेशन अप्रोप्रिएट पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? ये एक 2 सवाल है मेरे, 2 सवाल। डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जांपल के ऊपर फोकस कीजिए, इसको देखें तो लगता है पॉजिटिव, कंडीशन पूरी हो रही है, इसको देखें तो नेगेटिव की कंडीशन पूरी हो रही है। ये फिगर बता रही है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें? क्या पॉजिटिव? क्यों? एक्सेप्शन रेट लो है, हाँ, बाकी कंडीशन, इसका मतलब अगर एक कंडीशन भी वायलेट हो रही हो तो पॉजिटिव सेंड करेंगे। ये बात समझ आ गई है? अगला सवाल सुमन ने पूछा, उसने कहा सर ये तो सारा सवाल ही गलत है। गलत कैसे? हम तो इस साल का ऑडिट कर रहे हैं, उसने तो पिछले साल का डाटा दिया हुआ है, पिछले साल का डाटा तो नहीं है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। क्या यूज नहीं कर सकते? नहीं। याद रखें, प्रैक्टिकली हमें जो है ना लफ्ज लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड का लफ्ज हमें बता रहा है कि हमने अभी एक्चुअली तो जो रिजल्ट आएगा इस साल का वो तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आएगा ना, अभी तो हमने इस वक्त पिछले साल की बेस के ऊपर ही डिसीजन प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि एक्चुअल रिजल्ट जरूरी नहीं है, आप पिछले साल की इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या बता रहा है? एफडीएल इज ए लो रिस्क क्लाइंट। ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है इसने? क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है? इज ए लो रिस्क क्लाइंट, नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन पूरी करवा रहा है। एंड देयरफॉर यू आर असेसिंग वेदर टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। कर आप असेस कर रहे हैं कि नेगेटिव कंफर्मेशन करनी चाहिए कि नहीं। तो अभी आइए कमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पे बताइए पॉजिटिव कंफर्मेशन। अच्छा, सिर्फ इतना बता देंगे, पॉजिटिव के रीजन भी बताएंगे। क्यों बताया? क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, बस यही लाइन काफी है, बाकी कंडीशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, वो तो नेगेटिव में लिखते हैं ना, पॉजिटिव में थोड़ी जरूरत। अच्छा, आगे चलते हैं। होलसेलर में पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव के नेगेटिव, होलसेलर में नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों? एक्सेप्शन रेट इज हाई, एक्सेप्शन रेट हाई है। अब और कोई नहीं बोलेगा, कैसे पता चला एक्सेप्शन रेट हाई है? कोई नहीं बोलेगा। 30% है, ठीक है, क्योंकि 70% ने एग्री किया था, कंफर्म किया था, 30% ने नहीं किया था, तो एक्सेप्शन रेट क्या हुआ? 30%। शाबाश, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। रेस्टोरेंट पे पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव? एक्सेप्शन रेट इज हाई और पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, एक भी लिख दे तो काम चल जाएगा वैसे, लेकिन पॉजिटिव है, दोनों लिखना चाहे दोनों भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इंडिविजुअल कस्टमर्स, इस पे भी पॉजिटिव, क्यों? एक्सेप्शन रेट इज हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है, यानी सब पे, लेकिन रीजनिंग डिफरेंट है, रीजनिंग डिफरेंट, वो हमने एनालिसिस करके रीजनिंग बता दी। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब मुझे बताइए वो क्वेश्चन, एक होता है क्वेश्चन, क्या मैं असल में पंजाबी के अल्फाज पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं, एक होता है क्वेश्चन की निक निकालना,
मिख समझते हैं क्या होता है? जो हड्डियों का गुदा होता है, हाँ वो उसके अंदर काम की चीज सारी नहीं। इस क्वेश्चन की मिख क्या थी जिसको हमने आपको कल सिखाया था ना? तरीका वारदात आई कैप का लिखना है। तरीका वारदात बताइए, इस क्वेश्चन में आपने क्या चीज सीखी? कि 15% से ऊपर एक्सेप्शन रेट हाई होगा। क्या और क्या सीखी आपने? कंडीशन कोई भी वायलेट हो जाए तो पॉजिटिव होगी। अब ये आपकी अपनी हो सकता है, किसी स्टूडेंट ने कोई चीज सीखी हो, किसी स्टूडेंट ने कोई चीज सीखी हो, ये आपका अपना अपना है। लेकिन हर क्वेश्चन के बाद कोई ना कोई नई चीज आपने सीखी जरूर होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी किया और उसमें कोई नई चीज ना सीखी, आपने टाइम जाया किया। और जो नई चीज सीखी आपने लिखनी है किसी साइड पे, जो नई चीज सीखी आपने लिखनी है। इससे आप की रिवीजन भी होती जाएगी इंशाल्लाह, और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 नेक्स्ट। यू आर द ऑडिट इंचार्ज, यू आर द ऑडिट इंचार्ज ऑफ, नहीं, यू आर द ऑडिट इंचार्ज ऑफ रिक्वायरमेंट केस स्टडी। बल्कि हर क्वेश्चन में पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कहा था जो थ्योरी का क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक ही केस वो डिफरेंट एंगल से पूछ सकता है। सिमिलर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में भी टेस्ट हो सकती है, रिस्क असेसमेंट में भी टेस्ट हो सकती है, सब्सिक्वेंट इवेंट के टॉपिक में भी टेस्ट हो सकती है। अब मेरे माइंड को क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसने इंफॉर्मेशन का एनालिसिस किस टॉपिक के लिहाज से करना है, वो उस लिहाज से फोकस हो जाता है। ठीक है, तो मेरे माइंड को कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? रिक्वायरमेंट पढ़ के। जब मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा ना, अब ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन बैक एंड के ऊपर माइंड सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग कर देता है। सिर्फ उस चैप्टर के कंसेप्ट आगे आ जाएंगे मेरे माइंड में और बाकी चैप्टर के कंसेप्ट पीछे चले जाएंगे। डिस्कस विद रीजंस वेदर यू एग्री विद द अप्रोच अडॉप्टेड और कंक्लूजन ड्रॉन बाय द ऑडिट टीम। कह रहा बताओ अप्रोच ठीक है कि नहीं? जब इस तरह की वर्डिंग होगी ना, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट से हमें टॉपिक का पता नहीं चला, जनरल वर्डिंग दे दी ना उसने, इसका मतलब हमें क्वेश्चन पढ़ के ही टॉपिक का पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आगे बी, प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस टू द ऑडिट टीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। अच्छा, अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन कल भी हमने किया था। क्या कमेंट कीजिए सीनियर की सजेशन ठीक है कि नहीं, और अगर नहीं ठीक तो बताइए क्या। इसी तरह का क्वेश्चन था ना, मिलता जुलता वही है। इसका मतलब है हमने 1 और 2 दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में ये बताना है अप्रोच ठीक है कि नहीं, और दूसरी गाइडेंस देनी है। बट यू आर द ऑडिट इंचार्ज ऑफ रिहान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ईयर एंड को। ये डेट्स हमारे पेपर में अहम होंगी। डेट्स हमारे आपको पता है इंटरनल ऑडिट भी और सब्सिक्वेंट इवेंट में भी, सब्सिक्वेंट इवेंट में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन डेट्स अहम होंगी। व्हाइल रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर डिस्कशन विद ऑडिट टीम यू हैव नोटेड द फॉलोइंग। आपने इसे नोट की क्या? ऑडिट टीम डिड नॉट सेंड बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर अमाउंट्स बिलो ₹100,000 because according to the client lot of efforts were required. Client reasoning दे रहा है, because के बाद reasoning, lot of efforts were required to follow the customer and the balances were also not material. Client ने दो justification दी हैं जिसकी वजह से हमारी टीम ने फैसला किया कि कंफर्मेशन सेंड नहीं करेंगे। बताइए फैसला ठीक किया? कंफर्मेशन सेंड होनी चाहिए थी। पहले तरतीब से ऊपर हेडिंग दे दे 1 की, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 और नीचे A और B, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर A नीचे 1 और 2। लॉजिकल क्या वाला? ये वाला। पहला इशू उसको दोनों कंप्लीट डिस्कस करें, फिर दूसरे इशू पे जाए, फिर उसको डिस्कस करें। क्यों आप कह रहे हैं कि गलत किया? क्यों? बिकॉज इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकती है। फेल। रीजन वैलिड है, कंप्लीट नहीं है। क्लाइंट ने 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं, दोनों ही गलत हैं, लेकिन आप सिर्फ एक के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो कहे लॉट ऑफ एफर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू फॉलो, लॉट ऑफ, मुझे बताइए कि लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड होना किसी प्रोसीजर को मीट करने की रीजन है? नहीं है। सर ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया, क्यों नहीं किया? सर बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल था तो इसी में तो रिस्क है, इसी के तो आने का चांस है। तो जिनमें रिस्क ज्यादा है उनमें तो लॉट ऑफ एफर्ट्स होंगे, हमारा रूल यही है। तो लॉट ऑफ एफर्ट्स की वजह से प्रोसीजर को मेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नई चीज मैंने सीखी इस क्वेश्चन में कि अगर स्टेटमेंट के अंदर उसने एक से ज्यादा गलतियां इंक्लूड की हुई है ना, एक स्टेटमेंट, मैंने सारी आइडेंटिफाई करनी है। मैंने सिर्फ एक पे कमेंट करके तसल्ली नहीं कर लेनी। ये मैंने रूल सीखा है इस क्वेश्चन से, नया रूल। क्या सीखा है? एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा गलतियां हो और वो हमसे कमेंट करने को कहे
तो हमने सबके ऊपर कमेंट करना। क्लियर हुई है बात? एग्री करते हैं जी? लॉट ऑफ एफर्ट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा कौन सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? इमटेरियल। अच्छा, ये तो हमने कल भी सीख लिया था। इनविजिबल इमटेरियल एग्रीगेट हो गया, मटेरियल हो सकती है, इसलिए उनको स्किप नहीं करना। आज नई चीज लॉट ऑफ एफर्ट्स वाली सीखी। आगे चलते हैं। सेकंड, वन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन एज पर द वर्किंग पेपर इज देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अच्छा, देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कौन सी असर्शन है? जब हम कहते हैं देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो हम कौन सी असर्शन के बारे में कह रहे हैं कि ये ठीक है? कंप्लीटनेस। देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब है कंप्लीटनेस। कह रहा है देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज as confirmation have been received from all selected parties and no differences were noted, hence no further test is required. जी बताइए, इसमें मुझे कंफर्म है क्लास में कोई माइका लाल पूरा जवाब नहीं दे सके हैं? क्या? हाँ, एक्सटर्नल कंफर्म, ये कंक्लूजन गलत है, हम इसे एग्री नहीं करते। क्यों नहीं एग्री करते? क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन कंप्लीटनेस की एजेशन वेरीफाई नहीं होती। बस हाँ, शाबाश। आगे बताएं, क्या बताएंगे? कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती, तो कंप्लीटनेस की असर्शन कैसे वेरीफाई होती है? फिर कंप्लीटनेस की असर्शन कैसे वेरीफाई होते हैं? कैसे होती है वेरीफाई, बता सकते हैं? हाँ, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। लेकिन यहां पे लफ्ज स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा, जीडीएन कहेंगे फिर भी नंबर नहीं देगा। कि कंफर्मेशन नहीं, जीडीएन एक मिनट, क्राइटेरिया है कि डेटर है? लायबिलिटीज है, तो जीडीएन नहीं बोलना, जीआरएन बोलना है। सैंपल सेलेक्ट करेंगे जीआरएन का और देखेंगे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। एक ही है, एक ही है। एक दूसरा प्रोसीजर भी है, कंपेयर करेंगे पिछले साल के साथ। पिछले साल कितने क्राइटर्स थे, इस साल कितने क्राइटर्स हैं। ऐसा तो नहीं पिछले साल कोई क्राइटर था, इस साल नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है ना, ये कंपैरिजन। एनालिटिकल प्रोसीजर में सीखा है ना, एक कंपैरिजन करते हैं हम। कंपैरिजन में यही देखते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल अमाउंट कम या ज्यादा तो नहीं। अभी फिलहाल ये दो प्रोसीजर को पिक कीजिए, एक सैंपल सेलेक्ट करके देखना ये जीआरएन का, और दूसरा एनालिटिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर समझ आया ना? बाकी कुछ और प्रोसीजर भी हैं कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए, कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज के लिए, लेकिन वो अभी हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में भला? जिस चैप्टर में सारे के सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिस्कस हुए हैं, चैप्टर 10, ठीक है, उसमें स्टडी करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतने दो प्रोसीजर काफी हैं। क्लियर हो गया? ये एनालिटिकल प्रोसीजर समझ आ गया ना आपको? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर। इसमें कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हो पूछ लें। तो उसमें नई चीज हमने क्या सीखी? कंप्लीटनेस के प्रोसीजर सीखे, नए कंप्लीटनेस के प्रोसीजर सीखे। नहीं, जीआरएन वाली बात तो हम पहले चैप्टर 3 में सीख चुके हैं, वो नहीं थी। कंप्लीटनेस के प्रोसीजर सीखे। हाँ जी बिल्कुल। कंपेयर देखिए, हम एक क्लाइंट पे, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। हम एक क्लाइंट पे ऐड करने के लिए गए, उसने लायबिलिटीज बैलेंस शीट में लिखी हुई थी। बैलेंस शीट में एक ही लाइन आइटम आती होती है लायबिलिटीज की। उस लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो नहीं आता। प्रैक्टिकली हेडिंग होती है क्रेडिटर, अक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज। एक लाइन आइटम होती है बैलेंस शीट में, उसके अंदर कितने कितने क्रेडिटर्स, अक्रूड लायबिलिटीज हैं, कोई ये नहीं आता। तो ये हम क्लाइंट से लिस्ट मंगवाते हैं। क्लाइंट से लिस्ट मंगवाई, अब हम कर क्या रहे हैं, उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल की लिस्ट के साथ। भाई पिछले साल भी तो लिस्ट बनी होगी, और देखते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल लिस्ट में कोई अनयूजुअल चेंज तो नहीं है। उस ऑडिट में हमें पता चला पिछले साल अक्रूड लायबिलिटी लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिकॉर्ड किया हुआ था। इस महीने का, इस साल दिसंबर के महीने का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अक्रूड नहीं किया हुआ था। अब ये बजाहिर देख के शायद मुझे पता ना चलता, लेकिन जब मैंने पिछले साल के साथ कंपेयर किया मुझे याद आ गया। मैंने कहा वो आखिरी महीने का बिल अक्रू करते हैं। क्लाइंट से पूछा क्यों नहीं किया, उसने कहा सर बिल अभी आया ही नहीं। उस दिन नहीं आया था, 31 दिसंबर को नहीं आया, बाद में आया था। तो बताइए बिल बाद में आया हो, उसकी अक्रूवल रिकॉर्ड करनी होती है कि नहीं? बिल बिजली का हमेशा आता बाद में ही है। सैलरीज भी मोर देन 90% केसेस में नेक्स्ट मंथ में पे होती है, इसको अक्रू तो करना होता है। कहता है सर भूल गया मैं, सर भूल गया मैं। और पिछले साल के वर्किंग पेपर में यही लिखा हुआ था कि क्लाइंट ने पिछले साल भी यही कहा था, सर मैं भूल गया, आइंदा से रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये जो चीजें अक्रूवल्स वगैरह होती है ना, क्लाइंट अक्सर भूल जाता है। इसीलिए कंपेयर करके हम देखते हैं क्या उसने लायबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्ड कर ली है कि नहीं कर ली। और अक्सर ये आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे, सैलरीज की अक्रूवल, रेंट की अक्रूवल, रेंट अगर प्रीपेड में नहीं है तो, या ये यूटिलिटी बिल्स की अक्रूवल क्लाइंट भूल जाया करेगा।
तो ये है कंपेयर। अब देखिए कंपैरिजन करके अगर कोई अमाउंट मिसिंग का पता चल गया कि नहीं चल गया, तो कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। ये है कंपैरिजन का मतलब। क्लियर हुआ जी? कोई और इशू? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन है, वो 3 तो अभी पकड़ने लगे हम। हाँ, ये अभी सारा डिस्कस करते हैं, बेफिक्र है। ये स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन आ जाए। You are the audit manager in the firm of chartered accountants during, oh yes, sorry. Evaluate का मतलब क्या होता है? Evaluate का, हाँ, एनालिसिस करो इसका। एविडेंस ऑब्टेन, कि एविडेंस सही ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ। एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स, और अगर एविडेंस सही ऑब्टेन नहीं हुआ, डिस्क्राइब द स्टेप इन विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डेटर्स। बताइए कि टीम मजीद क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये भी रिक्वायरमेंट उसी तरह किया, इवैल्यूएट करो गड़बड़ है कि नहीं इसमें, और अगर गड़बड़ है तो बताओ मजीद काम क्या करना है। रिक्वायरमेंट पढ़ के देखिए, यही कह रहे हैं ना, रिक्वायरमेंट में हमारे लिए कोई नई चीज तो नहीं है, अल्फाज शायद डिफरेंट है लेकिन पूछ वही चीज रहा है। भाई ये मैं सिचुएशन दे रहा हूं आपको, इसको इवैल्यूएट करके बताओ इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, अगर है तो प्रोसीजर बताओ। देखते हैं हमने जो कुछ सीखा हुआ है उसके मुताबिक इन लोगों ने काम ठीक किया कि नहीं, और अगर नहीं किया तो बताना पड़ेगा कि क्या काम ठीक। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ क्लाइंट फॉर द ईयर एंडेड 31 2019। डेट्स को अंडरलाइन कर लेंगे हम। हर क्वेश्चन में रेलिवेंट नहीं होगी, लेकिन जिन क्वेश्चन में रेलिवेंट होगी, आदत पड़ी होगी ना, तो उसमें हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। द ऑडिट टीम हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग शेड्यूल टू समराइज द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम 3 डेटर्स। ऑडिट टीम ने ये शेड्यूल बनाया। पहला, ए डेटर, बैलेंस कितना रिसीवेबल था एट ईयर एंड, डेटर ने कितना कंफर्म किया, कमेंट में क्या करा है, कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड थ्रू क्लाइंट। तो कोई बात और कोई नहीं बोलेगा जी। मेरे भाई बताइए, इवैल्यूएट कीजिए। अब एक तो हेडिंग देना ना, इवैल्यूएट की, कमेंट करें क्या ये एविडेंस ठीक है, क्यों ठीक, इसमें क्या गड़बड़ है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, इसकी रिलायबिलिटी रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के हाथ लग जाए, क्लाइंट इसमें टेम्परिंग कर सकता है। टेम्परिंग का मतलब समझ ना, गड़बड़ करना है, या और कोई लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी, टेम्परिंग से। चलो ठीक है। अब बताइए क्या मजीद प्रोसीजर कोई परफॉर्म करने चाहिए, मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, क्या करना चाहिए हमें प्यारे भाई, क्या करना चाहिए हमें? और कोई नहीं बोलेगा। किसको किससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए? ऑडिटर को किससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए? कंफर्मिंग पार्टी से। शाबाश। क्या कि हमें डायरेक्ट भेजे रिप्लाई, और अगर कंफर्मिंग पार्टी डायरेक्ट रिप्लाई नहीं भेजती, ये नॉन रिस्पॉन्स होगा और हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन सबसे अहम, एग्जाम में ना इस तरह के छोटे छोटे मसले तंग करते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे अहम इस कैटेगरी, क्या मुझे वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर का सिर्फ जिक्र कर देना चाहिए कि 1 2 3 करके वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर मेंशन भी करने चाहिए? ये मार्क्स फैसला करें, मार्क्स फैसला करते हैं और अगली रिक्वायरमेंट्स भी फैसला करती है। अगर उसने किसी अगली रिक्वायरमेंट्स में अल्टरनेटिव प्रोसीजर पूछे हुए ना, तो फिर हम पिछली रिक्वायरमेंट्स में उनको ऐड नहीं करते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल इसको छोड़ दिया, यहां पे एंड पे जाके देखूंगा अगर मार्क्स ज्यादा हुए मटेरियल के लिहाज से तो मैं फिर इसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी फिट कर दूंगा। अभी फिलहाल नहीं मैं कर रहा, ठीक है। अभी मैंने एक इसको वैल्यूएट करवा दिया और दूसरा इसके ऊपर बता दिया उसे क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट, और अगर नहीं आता तो अल्टरनेटिव, ठीक है। चलिए, अच्छा ये चीज तो हमने सीखी हुई है, हमारे लिए नई चीज तो नहीं है इस क्वेश्चन में। किसी केस स्टडी में प्रैक्टिस किया था अब देखिए कंसेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन में टेस्टिंग रिपीट भी कर सकता। बी 8 लाख बैलेंस था, कंफर्म भी 8 लाख किया। कौन से कह रहा है कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर मेनी फॉलोअप्स विद द क्लाइंट। कोई बात नहीं, सुस्त बंदा लग रहा है, जल्दी इसने पहली दफा जवाब नहीं दिया, 2-3 दफा। However, the audit team have come to know that confirming party had not received the confirmation request. क्या मतलब? एक मिनट है, अजीब सी बात कर गया। वो कह रहा है कि कंफर्मिंग पार्टी को कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई थी, ऊपर कह रहा है कंफर्मेशन रिसीव कर दी क्लाइंट से। तो जब कंफर्मिंग पार्टी ने कंफर्मेशन नहीं भेजी तो हमें जवाब कहां से आ गया? क्योंकि हम क्लाइंट को फॉलो अप कर रहे, भाई वो डेटर जवाब नहीं दे रहा, उससे फोन करके बोल ना जवाब दे दे। भाईजान डेटर जवाब नहीं दे रहा, फोन करके बोले ना। कभी सीएफओ से कहा, कभी सीईओ से कहा, तंग आ तो उन्होंने कहा ये ले जवाब, ये ले जवाब। तो मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक नहीं 2 प्रॉब्लम्स हैं।
और ये भाई मुझे बताएंगे। हाँ जी, इसमें दो प्रॉब्लम्स क्या हैं? दो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फ्रॉड हो सकता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। किस वजह से? क्योंकि क्लाइंट, ये हमें जो कंफर्मेशन क्लाइंट ने दी है वो जेन्युइन सोर्स से नहीं है, वो फेक है। क्लाइंट ने हमें फेक एविडेंस दिया। क्लाइंट अगर हमें फेक एविडेंस दे, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? अच्छा, आप एग्री करते हैं ना ये फेक है? कैसे पता चला फेक है? का पार्टी ने दिया ही नहीं, मैनेजमेंट ने हमें दे दिया। हाँ, दूसरा इशू क्या है? एक और इशू क्या भला? कि डेटर से रिप्लाई नहीं आया। डेटर से रिप्लाई नहीं आया, ये एक अलग इशू है। मैनेजमेंट ने हमें गलत जवाब दिया, ये एक अलग इशू है। ठीक है, तो पहले तो हम उस डेटर को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उससे एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। अगर एविडेंस मिल गया तो ये वाला हिस्सा ठीक है। अगर इससे एविडेंस नहीं मिलता, ये रिप्लाई फिर भी नहीं करता हमारे अप्रोच करने के बावजूद भी, तो फिर ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे। ये हिस्सा अलग है। इवन अगर ये डेटर हमें बैलेंस कंफर्म कर भी देना, तो अब भी बात यहां पे खत्म नहीं होगी। ये पॉइंट समझे खास तौर पे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हमें जाली एविडेंस देने की कोशिश कर चुकी है और इससे रिस्क ऑफ फ्रॉड हमारा इंक्रीज हो गया। क्योंकि याद रखिए, फ्रॉड के बारे में रिसर्च ये कहती है, फ्रॉड करने वाला कभी एक फ्रॉड नहीं करते, बहुत से फ्रॉड ये होते हैं। तो मैनेजमेंट अगर यहां पे हमारे साथ 2 नंबर एविडेंस हमें देने की कोशिश कर रही है ना, तो कंफर्म है किसी दूसरे एरिया में भी उसने 2 नंबर एविडेंस दिया होगा या देने की कोशिश करेंगे। इंटेग्रिटी पे डाउट हो जाए तो इसका मतलब है बी में एक इशू नहीं है। क्या ये हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है पहले आईकैप का तरीका वारदात कि एक सिचुएशन के अंदर एक से ज्यादा इशू हो सकते हैं? क्या आईकैप का ये तरीकाकार हमने सीखा है? अच्छा, अब मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स ने ये कहीं ना कहीं लिखा है ये बात कि एक स्टेटमेंट के अंदर या एक पार्ट के अंदर मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं? मल्टीपल, शाबाश। ये सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ने लिखा है, 80% ने नहीं लिखा, और उनको ये भूल जाएगा। चीज बार बार जहन से गुजरती रहे ना, तो आपका माइंड अलर्ट हो जाता है कि मैंने इन चीज को चेक करना है। जो लिख रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे सिर्फ देख रहे हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वो इस काबिल तो होंगे आईकैप में कि अगर ये इसी तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसको अटेम्प्ट कर लें, लेकिन अगर घुमा के क्वेश्चन आ गया उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यहां पे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हुए ना, तो कुछ स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो सीखने हैं। जो सीखने के लिए बैठे हुए ना, वो नोट भी कर रहे हैं चीजें, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं नोट कर रहे हैं, वो ये रूल नोट कर रहे हैं, आईकैप का तरीका वारदात नोट कर रहे हैं। आगे चले भैया, क्लियर होगा इसमें दोनों इश्यूज? एक मिनट हरी, ये डेटर सी बी है इसमें। इनका क्वेश्चन ये है सर, इसमें मैनेजमेंट के थ्रू आया हमें जवाब, तो हमने कहा रिस्क ऑफ फ्रॉड है, तो ये भी तो मैनेजमेंट के थ्रू आया था। इसमें पार्टी नहीं भेजा था, लेकिन मैनेजमेंट के थ्रू आया था। इसमें मैनेजमेंट ने खुद क्रिएट किया, खुद क्रिएट किया जी। हाँ, वहां पे भी हो सकता है टेम्पर कर दिया हो, लेकिन इसीलिए तो हमने उसे कहा कि भाई हम खुद लेंगे, लेकिन वहां पे हमने इसे रिस्क ऑफ फ्रॉड की तरफ नहीं लेके गए। यहां पे तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमें बता रही है कि हमने रिस्क ऑफ फ्रॉड की तरफ जाना है। किस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है रिस्क ऑफ फ्रॉड की तरफ जाना है? पार्टी ने भेजा ही नहीं, मैनेजमेंट ने खुद से क्रिएट किया हुआ है, मैनेजमेंट ने खुद से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट तो दूर की बात है, आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूं। यूएसए की एक बड़ी फर्म का पार्टनर था, उसने सिर्फ, हमारे ऑडिट का रूल होता है कि ऑडिट आपने जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना, वो ईयर एंड वो ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले परफॉर्म करने हैं, बाद में नहीं करने। ये रूल लिखा हुआ है, ये कॉमन सेंस का रूल है ना, समझ आते हैं ना भाई, जो काम करना पहले करो, रिपोर्ट दे दी उसके बाद तो काम। उधर के आईकैप ने कहा हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेंगे। पार्टनर ने कहा अच्छा वर्किंग पेपर देखे, एक वर्किंग पेपर के ऊपर प्रोसीजर लिखने लिखा हुआ था। उस पार्टनर ने सिर्फ इतना काम किया था कि ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद महीने 1.5 महीने बाद जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की टीम आई ना, तो टीम को वर्किंग पेपर दिखाने से पहले उसने उस वर्किंग पेपर पे खुद प्रोसीजर परफॉर्म कर लिख दिया कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। हालांकि पहले किया नहीं हुआ था, ये रिपोर्ट से पहले नहीं किया हुआ था, बाद में किया, लिख दिया। उधर के आईकैप ने पकड़ लिया उनको। कैसे पकड़ा इसकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कभी देख लेंगे। उस पार्टनर को 3 साल के लिए बैन कर दिया कि आप किसी ऑडिट नहीं कर सकते,
और 3 साल बैन होने का मतलब एक तरह से परमानेंट ही होता है, क्योंकि ये नहीं होता कि 3 साल के लिए पार्टनर बैन हुआ ना तो फर्म 3 साल उसका इंतजार करेगी, फर्म अगले ही दिन उसकी जगह पे दूसरा पार्टनर भर्ती कर लेगी। तो अब आप सोचे, बाहिर देखने में छोटा सा मसला लग रहा है कि भाई मैं तो कॉलेज में भी ऐसे करता था, सर होम असाइनमेंट देते थे, मैं नहीं करता था उस दिन, मैं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता उसके बाद करता था, सर तो कुछ नहीं करते थे, सर ने तो कभी नहीं कहा भाई क्लास में नहीं आना। भाई वो टीचर और है और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और है। तो मुझे बताइए, अगर सिर्फ उसने प्रोसीजर लिखे 3 साल के साथ, तो ये जो मैनेजमेंट जाली एविडेंस ऑडिटर को दे रही है, इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? फांसी तक कम के बात ही नहीं होनी चाहिए इसके साथ, जो जाली एविडेंस दे रही हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसमें आपको ये समझ आ रही है ना कि मैनेजमेंट हमें जाली एविडेंस दे रहने की कोशिश कर रही है। ये पॉइंट पिक करना था इसमें। हाँ बिल्कुल, उसका है डेटर की तरफ से, डेटर को तो पता ही नहीं है। हाँ जी जी, डेटर बी के सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ? हाँ, रिक्वेस्ट में कह रहा है नहीं हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। रिक्वेस्ट तो सेंड किया हमने, हमें उसका जवाब नहीं मिला। अगर रिक्वेस्ट ना सेंड की होती फिर तो ये कहानी सारी बनती ना जी। अगर उस कंफर्मिंग पार्टी से जवाब ना आए तो देखिए इस पार्ट के ना 2 हिस्से हैं, एक है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और दूसरा है डेटर का कंफर्मेशन का एविडेंस। इधर जो मर्जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट इश्यूज है। अगर इधर इवन कंफर्मेशन आ भी जाए ना डेटर के पास तो भी हमें ये वाला एविडेंस मिल गया, लेकिन याद रखें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी स्टिल डाउटफुल है, स्टिल डाउटफुल है। ठीक है, क्योंकि उसने कोशिश की। मुझे अंदाजा है, अच्छा मेरा क्वेश्चन उनको मुतमिन नहीं कर सका, मुझे इसका भी अंदाजा है। ठीक है, और आपने जो चीज पूछी थी मैंने उसको आंसर नहीं किया, मुझे ये भी पता है, आप बेफिक्र हैं, आप ये ना समझे कि सर ने पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा, लेकिन वो ज्यादा क्लास के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं लेके गया। क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। सी 500,000 है बैलेंस एट ईयर एंड, बैलेंस कंफर्म 150,000, कंसाइनमेंट ऑफ ₹500,000 वार शिफ्ड ऑन 27 दिसंबर, बट गुड्स ऑफ ₹3.5 लाख वर रिटर्न सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। ये गुड्स रिटर्न क्यों हुई होगी? गुड्स रिटर्न क्यों हुई होगी? क्वालिटी इशू होगा, डिफेक्टिव इन्वेंट्री होगी। तो डिफेक्टिव इन्वेंट्री एडजस्टिंग इवेंट होता है ना। अच्छा एक मिनट आ रहे, आप मुझे गलत बढ़ा रहे हैं काउंटिंग। मैंने तो काउंटिंग में ये सीखा था जो जिस साल की ट्रांजैक्शन है उसी साल में रिकॉर्ड होती है। तो ये तो ईयर एंड के बाद यानी 2020 में रिटर्न हो रही है सेल, पर आप मुझे कह रहे हैं 2019 में इसको इन्वेंट्री को इंक्लूड कर दूं बैलेंस शीट में। अच्छा ये एडजस्टिंग इवेंट है, इस वजह से, यानी एडजस्टिंग इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो साल के बाद होंगे लेकिन उन्हें पिछले साल में रिकॉर्ड कर दें। की बात है, ये सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लिया डिफेक्टिव इन्वेंट्री है। ठीक है, डिफेक्टिव इन्वेंट्री। अब देखिएगा, अब इसमें भाईजान कैसे मुझे गलत जवाब देते हैं। आप बताइए इसमें इश्यूज क्या है, इशू बताएं। डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो गया, ठीक है, होना क्या चाहिए? अब रिवर्सल रिकॉर्ड करनी है। किसकी रिवर्सल मेरे भाई? ये भी तो सॉल्यूशन में लिखो, किसकी रिवर्सल? हाँ, सेल्स की है, सेल्स की रिवर्सल होगी और डेटर, हाँ भी सेल के साथ डेटर तो इंटरलिंक्ड है ना, सेल और डेटर रिवर्स होंगे, ये कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन सेल रिटर्न तो अगले साल हो रही है, ये एडजस्टिंग इवेंट है इसलिए पिछले साल कर रहे हैं। इसका मतलब है सेल की थी, सेल्स रिटर्न हो जाएगी। क्लियर हो गया? और कोई नहीं बोलेगा क्लियर हो गया? गलत जवाब दिया, कहा था ना कैसे गलत जवाब देंगे। एनआरवी क्या? एनआरवी इसमें भी एक केस है, इसके अंदर 2 इश्यूज हैं, एक है रिवर्सल ऑफ सेल और दूसरा है एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। सेल्स और डेटर्स को रिवर्स करेंगे और स्टॉक को एनआरवी पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इंक्लूड, ये हमने इंश्योर करना। भाईजान कह रहे हैं क्या पता सही हुई हो, क्लाइंट ने एंट्री कर लिया, यही कहना चाह रहे हैं। 100% कंफर्म मैं क्लाइंट ने एंट्री नहीं की। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों मैंने कहा? अरे भाईजान भाईजान भाईजान, अगर क्लाइंट ने सेल्स रिटर्न 3.5 लाख की एंट्री की होती ना तो ये बैलेंस 5 लाख ना होता, ये 1.5 लाख होता।
क्लाइंट ने सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं की हुई, हमने रिवर्सल की एंट्री डालनी है और इन्वेंट्री को एनआरवी पे शो करना है। रिवर्सल की एंट्री में तो चले आपने कहेंगे वी शैल प्रपोज क्लाइंट टू रिकॉर्ड रिवर्सल ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री को वी शैल आल्सो रिकमेंड सजेस्ट क्लाइंट टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट एनआरवी इफ डिफेक्टिव, जो कि बजाही लग रहा है डिफेक्टिव, इफ डिफेक्टिव लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक भाई, ये समझ आ गई आपको? अच्छा, अब अगेन जिस तरह यहां पे था ना इशू कि अगर जवाब नहीं आता तो क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या मैं सिर्फ अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिख दूं कि वो प्रोसीजर 1 2 3 करके बताऊं, रेफर कर दूं कि बताऊं? आपने कहा था स्टैंड पे जाके मार्क्स देके डिसाइड करें। उसी तरह मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, इसमें क्या मैं सिर्फ ये लिख दूं कि सेल्स शुड बी रिवर्स एंड इन्वेंट्री शुड बी रिटर्न डाउन टू एनआरवी, कि इन्वेंट्री की एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगी उसके प्रोसीजर भी लिखने चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इन्वेंट्री की एनआरवी कंफर्म करने के प्रोसीजर लिखने चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं लिखने चाहिए? नहीं लिखने चाहिए। इररेलेवेंट नहीं है, एनआरवी का इशू है। प्रोसीजर लिखने हैं कि नहीं, ये डिपेंड, सुन लें, मार्क्स पे डिपेंड करेगा, मार्क्स पे डिपेंड कर। अगर आपने जितना आंसर लिख दिया ना तीनों सिचुएशंस का, आप उसकी लेंथ से मुतमिन है कि 10 नंबर के लिए इतना काफी है, तो फिर इस अल्टरनेटिव प्रोसीजर को भी छोड़ दें, एनआरवी के प्रोसीजर को भी छोड़ दें। लेकिन अगर आप उससे मुतमिन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं 10 नंबर के लिए 10-12 लाइंस काफी नहीं होते, मुझे मजीद कुछ लिखना चाहिए, तो उस सूरत में यहां पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी लिखें और यहां पे एनआरवी के प्रोसीजर्स भी लिखें। हाँ, क्या लिखेंगे वो भी चैप्टर 10 में हम सीखें, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप कहें तो 1-2 प्रोसीजर बता दूं, लेकिन उससे पहले नहीं देखें। एक सवाल आपने पूछा, एक अकाउंटिंग एंड डेबिट गाइड, एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं, आप मुझे इसके प्रोसीजर बता दें, अल्टरनेटिव क्या है, मैं आपको इन्वेंट्री की एनआरवी के प्रोसीजर बता देता हूं। हाँ, चैप्टर 10 में कर लेंगे? ना 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 ना, ये किया हुआ है। चलो ये चैप्टर 10 में कर लेंगे, जो नहीं किया हुआ, जो किया हुआ है वो तो बताएं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जवाब तो नहीं मिला, उसी की वजह से तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ना किया करें। कैश रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, अकाउंट स्टेटमेंट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुन लें एनआरवी की कुछ प्रोसीजर, अगर आप लिखना चाहें, जो कि मैं अगर हूं ना पेपर में, तो मैं लिख दिया करूं, मैं लिख दिया। अच्छा, आपको एक हमारे टॉपिक में, हमारे ऑडिट में ना एक टॉपिक है रिस्क असेसमेंट, जो हमें बताता है कि हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन से कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने मुझे बताना है इसमें कोई रिस्क है कि नहीं। सर ऑडिट का पेपर बहुत आसान था, पता नहीं मैं क्यों फेल हुआ हूं। मैंने तो पेपर के टाइम से आधा घंटा पहले ही पेपर कंप्लीट कर लिया था, इतना आसान पेपर था, आधा घंटा पहले ही कंप्लीट कर लिया था। बताइए रिस्क है कि नहीं? क्या रिस्क है? पेपर कंप्लीट नहीं किया। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आई कैप आपको ऐसा पेपर देगा जो 3 घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता हो? भाई पेपर की टेस्टिंग बनाने में बड़े स्टेप्स होते हैं नॉर्मली। हाँ लगता है क्या, वो किस वजह से? इसी वजह से उस स्टूडेंट ने मोस्ट, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिख के आ गया होगा, 1 2 3 नहीं लिखे होंगे। इसमें सिर्फ उसने लिखा होगा स्टॉक इन्वेंटरी पे एनआरवी पे राइट डाउन करना चाहिए, एनआरवी के प्रोसीजर नहीं लिखे होंगे। देखिए मैं आपको टाइप ऑफ एरर बता रहा हूं, मे भी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ना हो ये प्रोसीजर, मे भी, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इस तरह आपने सोचना है। और मुझे ये लगता है इस क्वेश्चन के लिए ये प्रोसीजर कम है, मुझे इसमें अल्टरनेटिव का भी जिक्र कर देना चाहिए और इसमें एनआरवी का भी जिक्र कर देना चाहिए। याद रखिए, हम ज्यादा लिखना हमेशा सेफर होता है, ज्यादा लिखना हमेशा, उसने मांगा भी हुआ एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स, ठीक है। जो सिखाना चाह रहा हूं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा लिखना हमेशा बेहतर होता है। और ये जो कंसेप्ट है ना, हमारे ऑडिट में भी 2 जगह पे टेस्ट हुआ है। एक जगह पे उसने कहा क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज आइडेंटिफाई कीजिए, और नीचे उसने कहा पिछले साल टीम मेंबर ने जितने टाइम में काम किया था ना, इस साल दूसरे टीम मेंबर ने उसे आधे वक्त में काम कर लिया। और कहा देखा सर, हालांकि इस दफा क्लाइंट का आधा स्टाफ जो है महीने की छुट्टियों पे गया था, उसके बावजूद मैंने पिछले सेशन की निस्बत, पिछले साल की निस्बत आधे वक्त में काम कंप्लीट किया है। दे मुझे मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ द फर्म का अवार्ड दे। इसे देंगे अवार्ड मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय। इसमें क्या रिस्क है? प्रोसीजर ही सारे परफॉर्म नहीं किए,
प्रोसीजर ही सारे परफॉर्म नहीं किए। तो आइंदा जब कभी आपको कोई बताए, कोई आपसे ये कहे यार पेपर इतना आसान था, मैंने तो आधा घंटा पहले ही खत्म कर दिया था, इतना आसान पेपर था, तो फिर क्या कि उसने कुछ इस तरह के जो हिडन प्रोसीजर हैं, जो देखिए आईकैप को ये चाहिए कि क्लैरिटी के साथ बताया करे, लेकिन आईकैप नहीं बताता। आईकैप कहता है आप खुद आइडेंटिफाई करें कि इस सिचुएशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं, खुद से बताएं। तो आइंदा से इस तरह सोचेंगे, आगे चलते हैं जी। हाँ, एनआरवी के प्रोसीजर है, शाबाश। एनआरवी के प्रोसीजर, एनआरवी क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो मैं देखूंगा ये इन्वेंट्री लास्ट टाइम कितने में बिकी, ये इन्वेंट्री या ये रेंट के बाद ये इन्वेंट्री भाई वापस आ गई है, ताकि क़यामत तो नहीं रखी होगी, किसी ना किसी को बेच, ये रेंट पे ये के बाद ये इन्वेंट्री कितने में बिकी, इसकी सेल प्राइस। सुनिएगा गौर से, जिस तरह ये रेंट के बाद डेटर से कलेक्शन हमें ये कंफर्म करती है कि डेटर से कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी होनी चाहिए, उसी तरह ये रेंट के बाद इन्वेंट्री जिस प्राइस पे सेल होती है वो इस बात का एविडेंस होता है कि इसकी एनआरवी क्या है। एनआरवी की डेफिनेशन क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अगर आपको एस्टिमेटेड की बजाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे दी जाए तो और बेहतर है। तो इसकी इन्वेंट्री की एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो देख लेंगे किस प्राइस पे बिकी है ये इन्वेंट्री, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर सिर्फ एक चीज और बता रहा हूं, अगर इन्वेंट्री कुछ ऐसी है जो कि कंप्लेक्स नेचर की है, अभी बिकी नहीं, तो किसी एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल अभी सिर्फ एक प्रोसीजर आपको दे रहा हूं, क्या? सेल प्राइस इसकी, जो आसानी से समझ आ जाए। इसकी इन्वेंट्री की एनआरवी कैसे कंफर्म होगी? एक्चुअल सेल प्राइस। बाकी मजीद प्रोसीजर लेकिन चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। हाँ, बाकी इन्वेंट्री को वो डिटेल और है, लेकिन वो मैं अभी आपको उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, वो हम इस चैप्टर से निकल के दूसरे चैप्टर में घुस जाएंगे। अभी उधर नहीं, अभी सिर्फ आपको हल्की सी झलक देखना चाहता हूं। अब आपको इसका मतलब है ये पता चल गया कि हम जब चैप्टर 10 में जाएंगे ना, तो इन्वेंट्री की एनआरवी के प्रोसीजर उधर लिखे हुए हमने पढ़ने हैं, ठीक है। एनआरवी कैलकुलेट कैसे करनी है, ये काम क्या मैनेजमेंट का नहीं है? ये मैनेजमेंट का है। हम क्यों बता रहे हैं? तो उस मैनेजमेंट ने काम सही किया है कि नहीं, ये चेक करना हमारा काम नहीं है। ये तो देखेंगे नहीं। आप ही का सवाल दूसरे वर्ड से पूछ रहा हूं, इन्वेंट्री काउंट करना किसका काम है? तो हम क्यों देखते हैं कि सही किया है कि नहीं, ये तो हम ही ने देखना है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका काम है? तो हम क्यों चेक कर रहे हैं? चेक करने के लिए कि सही बनाई है कि नहीं बनाई। एनआरवी बिल्कुल मैनेजमेंट का काम है कैलकुलेट कर, लेकिन सही कैलकुलेट की तो इसका मतलब हमें भी आनी चाहिए ना एनआरवी कैलकुलेट करना। हम चेक करेंगे जी। सी वाले में वीकनेस इंटरनल कंट्रोल नहीं आ सकता। हाँ, ये देखें, ये डिपेंड करता है। अगर तो ये इन्वेंट्री ये रेंट से पहले आ चुकी होती ना, फिर हम कहते हैं कि ये वीकनेस इंटरनल। उन स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर क्या सी में वीकनेस इंटरनल कंट्रोल लिख सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं लिख सकते। क्यों? अगर ये इन्वेंट्री ये रेंट से पहले आई होती और उसने रिकॉर्ड ना की होती, फिर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल होती। ये इन्वेंट्री आई ही ये रेंट के बाद, ये रेंट के बाद, तो जाहिर है ये रेंट के बाद है तो सोचा उसने रिकॉर्ड नहीं की होगी। जी हाँ, शाबाश 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 शाबाश। उन्होंने कहा कि गुड्स आप कह रहे हैं, उसने रीजन तो बताया नहीं, डिफेक्टिव होने की वजह से रिटर्न हुई है, किसी और रीजन की वजह से भी तो हो सकती है। हो सकता है क्लाइंट को हमने कलर कोई और भेज दिया हो, उसको पसंद नहीं आया, इस वजह से उसने रिटर्न कर। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा मुझे आप बताइए, मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर का ऑडिटर जिंदा है कि मर गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक क्लर्क नई गाड़ी पे आया, हो सकता है लॉटरी लगी हो सकता है उसने कमेटी डाली हो, वो निकली हो सकता है वो घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा था, उसमें सोने की देख निकली हो, ये भी हो सकता है उसका कोई अमीर रिश्तेदार मरा है, उसको अपना वाली वारिस बना गया जायदाद उसके साथ, ये भी हो सकता है उसने फ्रॉड किया हो। हमारा स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? फ्रॉड किया हो, ठीक है। इसलिए हमने जब चीजें साइलेंट होती है ना, हम नेगेटिव, स्केप्टिसिज्म इसी चीज का नाम है, आपने नेगेटिव साइड में सोचना है, ठीक है। वो आपने क्लासिक एग्जांपल सीखी होगी ना, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो कहता है ग्लास आधा भरा है, जो पेसिमिस्ट होता है कहता है ग्लास आधा खाली है। जो ऑडिटर है वो क्या हमेशा कहेगा? आधा खाली, ठीक है। हमने हमेशा नेगेटिव साइड में सोचना है, ठीक है। हाँ जी।
हाँ, ये भी बिल्कुल वैलिड रीजन है। स्टूडेंट ने कहा सर हो सकता है क्लाइंट ने ईयर एंड पे सेल्स को ओवरशेड करने के लिए किसी फेक डेटर को चीजें भेज दी जो ईयर एंड के बाद वापस आ गई, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो इसमें हमारा एक सेल रिटर्न वाला तो फिर भी पॉइंट आएगा। इस सूरत में इन्वेंट्री शायद एनआरवी पे नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हमें नहीं पता, क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया, हमें नहीं पता, तो इसलिए हम एनआरवी के प्रोसीजर इस क्वेश्चन में लिखेंगे। अच्छा मुझे बताइए, अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ऑडिट को सीख रहे हैं, तो मुझे बताइए भाई का क्वेश्चन मैं आगे लेके चलता हूं। अगर वो ये कहे कि ये इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद रिटर्न हो गई थी और आगे लिखे कि पता ये चला था सीएफओ को टारगेट अचीव करने पे बोनस मिलना था, इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने सेल्स को ओवरस्टेट किया और ये सेल रिकॉर्ड की, तो फिर हम सेल रिवर्स करते, सेल रिवर्सल वाली बात करते कि नहीं करते? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री वाली बात करते? नहीं करते। लेकिन एक और बात करते, रिस्क ऑफ फ्रॉड वाली। शाबाश, रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो क्वेश्चन में अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज कर देना तो उस लिहाज से फिर हमारे प्रोसीजर भी चेंज हो जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत सी रीजन हो सकते हैं स्टॉक रिटर्न होने की। अगर वो स्पेसिफिक रीजन दे तो हम उस लिहाज से अपने प्रोसीजर बना लेंगे। अगर स्पेसिफिक रीजन नहीं देता तो हमने क्या सोचना है, स्टॉक इस वजह से रिटर्न हुआ, भाई नॉर्मल रीजन, फिर नॉर्मल रीजन ही जूम करेंगे ना। नॉर्मल रीजन रिटर्न होने की क्या होती है? इफेक्टिव इन्वेंट्री। इफेक्टिव इन्वेंट्री, ठीक जी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब रिक्वायर्ड होगी? इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब रिक्वायर्ड होगी? ये मैंने अभी नहीं कंसेप्ट क्लास में इंपेयरमेंट का लफ्ज नहीं ना बोला हुआ, में लिखा, अभी इसको छोड़ दें। अच्छा जो बात समझा रहा हूं समझ आ रही है अभी तक सारी बातें? नहीं अब पूछा तो बता देता हूं। प्रैक्टिकली जब इन्वेंट्री एनआरवी पे आती है ना, हम उसकी रीजन भी देखते हैं। अगर आपको याद हो ना तो IAS 2 में शायद ये डिस्क्लोजर है, वो ये जहां पे ये कहता है ना कि जो इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन की है वो लिखो कि इन्वेंट्री एनआरवी, वहां पे शायद उसकी रीजन भी कहता है लिखो। रीजन कहता है कि नहीं? कहता है कि नहीं रीजन? चले बहरहाल अगर नहीं भी कहता ना तो हम प्रैक्टिकली पूछते हैं क्यों एनआरवी। बाज़ औक़ात रीजन होती है इन्वेंट्री स्पेसिफिक, उस इन्वेंट्री के, जैसे हो सकता है इन्वेंट्री टूट फूट गई हो। बाज़ औक़ात रीजन होती है जो सिर्फ उस इन्वेंट्री की नहीं बल्कि सारी इन्वेंट्री से रिलेट कर रही होती है। जैसे इन्वेंट्री हो सकता है इस वजह से एनआरवी पे आया क्योंकि वो मॉडल चेंज हो गया है, कंपैरेटर ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, ठीक है, या उस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करते हुए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करते हुए कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था ऐसा जिसकी वजह से उसके फंक्शन ठीक काम नहीं करते, ब्रेक पे पैर रखें वो रेस पकड़ लेती है गाड़ी। अगर इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो तो फिर एक इन्वेंट्री रिटर्न हुई, ये C5 लेवल की केस स्टडी थी, उसमें उसने कहा कि गाड़ी है ना, गाड़ी कंपनी का मॉडल है, गाड़ी बेचती है, पता चला है कि उसके 3-4 केसेस ऐसे आए हैं डिफरेंट कार्स में कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। तो बताइए आप क्या करेंगे? मुझे ये बताइए, क्या हमें जिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ उन्हीं की एनआरवी वगैरह की एडजस्टमेंट होनी चाहिए? सबकी होनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अच्छा सबकी होनी चाहिए, इसे एग्री करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, सारी इन्वेंट्री फर्क है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, तो जो चीज मैन्युफैक्चर हुई वो फॉल्टी, तो जो चीज इनको मैन्युफैक्चर कर रही है वो भी फॉल्टी होगी कि नहीं होगी? वो मशीनरी, वो फिक्स एसेट भी तो फॉल्टी है, उसमें फॉल्ट आया तभी तो सारी, एक आधी गाड़ी में फॉल्ट हो ना हम कहते हैं यार लोडिंग अनलोडिंग में गड़बड़ होगी, ठीक है, लेकिन जब सारी गाड़ियों में कंसिस्टेंट फॉल्ट आ रहा है उसका मतलब क्या है? मशीनरी में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फॉल्ट है, उस सूरत में फिर हम प्लांट को इंपेयरमेंट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जब इन्वेंट्री की एनआरवी पे आने की रीजन ऐसी हो जो जनरल हो उसमें करेंगे। इसमें कर सकते हैं क्योंकि उसे बताया नहीं हुआ कि एनआरवी पे आने की रीजन क्या है, ठीक है। इंपेयरमेंट की बात भी कर सकते हैं एक लाइन में, सिर्फ प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं। बड़ा इशू इसमें इन्वेंट्री, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का है। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। अच्छा ये एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक ही तरह का फॉर्मेट लग रहा है इसका मतलब, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट डिफरेंट होगी। अकाउंटिंग में तो एक ही तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, फाइनल अकाउंट के 2 क्वेश्चन करने के बाद तीसरा आता है तो सर को कहते हैं सर बस कर दें, ये तो हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, कहते हैं नहीं ना, कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट्स आती हैं। नहीं, होमवर्क दे दें जैसे आप बड़ा करके बैठे हैं होमवर्क। हमने एक क्वेश्चन के अंदर हर इशू आइडेंटिफाई करना है। यस, हर इशू आइडेंटिफाई करना है। हमारा स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, तजर्बे, जो मेरे तजर्बे की बात है, हमारा स्टूडेंट इस वजह से फेल नहीं हो रहा कि उसने ऑडिट नहीं पढ़ा होता, याद सारे करते हैं। ये जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो शुरू में AFC में, ये PRC में या कैफ 1 2 3 में फिल्टर आउट हो जाते हैं। ये आपका कैफ लेवल का आखिरी सब, इधर सारे स्टूडेंट सीरियस बैठे हैं,
सारे पढ़ते हैं, ठीक है, याद सारे करते हैं। फेल होने की रीजन ये नहीं होती कि उनका सब्जेक्ट का नॉलेज वीक होता है। बाज़ औक़ात ये चश्मदीद गवाह हूं, बाज़ औक़ात फेल होने वाले का नॉलेज ज्यादा होता है, पास होने वाले का नॉलेज कम होता है, चश्मदीद गवाह हूं इसका। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पास हुए होंगे ना उनके सब्जेक्ट, उन्होंने कहा ठीक है, उसके बावजूद भी याद रखें नॉलेज ज्यादा ना फेल क्यों हो जाता है, वो सिचुएशन का कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पाता। एक इशू सामने आता है, हमारे स्टूडेंट ना सिंपल रखा होता है रूल, क्या, एक एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग में ऐसे होता है शायद, एक लाइन है उसमें एक ही एडजस्टमेंट होगी, एक लाइन दूसरी लाइन है उसमें दूसरी एडजस्टमेंट होगी। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें सम टाइम किसी लाइन में कोई एडजस्टमेंट कोई इशू नहीं होता, और सम टाइम एक लाइन में मल्टीपल इश्यूज होते हैं। स्टूडेंट एक इशू आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर ये सोचता ही नहीं कि इसमें दूसरा इशू भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा इशू, 60-70% केसेस में एक लाइन में एक इशू होगा, लेकिन 20-30% टाइम में मल्टीपल इश्यूज होते हैं सोल्यूशन में। आप ये सोचने की आदत डालें कि इस लाइन में, इस पार्ट में कोई और इशू भी तो नहीं है, और अगर कोई और इशू है उसको भी डिस्कस करना है, उसको भी डिस्कस करना है। ये बड़ी अहम चीज आज के लेक्चर में सबसे अहम टिप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताइए कि सोचना शुरू करें कि इसमें क्या कोई दूसरा इशू भी तो नहीं है इन्वॉल्व, और 20-30% केसेस में मल्टीपल इश्यूज होते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स which the audit team may perform in respect of each of the above debtors. Describe the steps बताएंगे ना, प्रोसीजर बताएंगे ना। 5 नंबर, ओहो 5 नंबर है, 4 इशू। इसका मतलब है ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना हमने, ज्यादा डिटेल में कैसे पता चला, ज्यादा डिटेल में नहीं, नंबर 5 है तो अब जल्दी से आप भी बताते जाए। You are the audit manager in the firm of chartered accountants during the audit of client for the year ended 31 December 2018. Audit team has prepared the following schedule to summarize response from the debtors. अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह की बात नहीं पड़ी। डेटर काउंट बैलेंस 5 लाख, बैलेंस कंफर्म 5 लाख, नो एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है एक्सप्लेनेशन चाहिए भी किसको, बैलेंस है, यही तो हम चाहते थे, एग्री हो गया। अच्छा एक स्टूडेंट ने कल क्वेश्चन पूछा, पता नहीं क्लास में था, क्लास के बाद पूछा, कहा सर नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की, उसका जवाब आया यस वी एग्री। क्या करना है, नेगेटिव में रिक्वायर्ड नहीं करते हम, लेकिन अगर क्लाइंट ने भेज दिया तो क्या जुर्म कर दिया, नहीं, तुम्हें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो ना भेजता फिर भी ओके था, ओके का भेज दिया मेहरबानी, फिर भी ठीक है, लेकिन अगर भेजता और उसमें कहता ये फर्क है, फिर इशू होता। तो नेगेटिव कंफर्मेशन का अगर जवाब आ गया है और वो एग्री कर रहा है तो परेशान नहीं होना, हमने मांगा नहीं था लेकिन उसने दे दिया, मेहरबानी, मसला तो कोई नहीं आया ना सामने। अच्छा तो इसमें भी ओके। सीडी बैलेंस 8 लाख, कंफर्म कैसे, ओहो कोई गड़बड़ लग गई, कंसाइनमेंट ऑफ 1 लाख बाद शिफ्ट ऑन 31 दिसंबर एंड शीट बाय कस्टमर ऑन 1 जनवरी। टाइमिंग डिफरेंस है, लेकिन एक चीज हमने लाजमी चेक करनी है जो कंफर्म करेगी टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं। 1 मिनट, कैश, शाबाश शाबाश, कैश वाला कौन था, शाबाश शाबाश, कैश वाला कौन था, कैश वाला, क्या चेक करेंगे, ये एंड के बाद कैश नहीं हुआ है कि नहीं, गलत, कैश का तो उसमें चक्कर ही कोई नहीं, वो कैश भेज ही नहीं रहा, चीजें भेज रहा है, कंसाइनमेंट ऑफ 1 लाख, चीजें भेज रहा है, कैश तो भेज नहीं रहा, शाबाश, या गुड डिस्पैच नोट पे क्या देखेंगे, डेट। अच्छा बताइए क्या डेट होगी तो मिस स्टेटमेंट है और क्या डेट होगी तो मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये रेंट से पहले की डेट होगी मिस, टाइमिंग डिफरेंस है, और अगर ये रेंट के बाद गुड डिस्पैच हुई है। क्लाइंट अक्सर ये करता है, पुराने जमाने का जो सादा क्लाइंट होता था ना, उसने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिस स्टेट करना था ना, फेक एंट्री पास करता था, डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये फौरन पकड़ा जाता था, क्योंकि हमारी ऑडिट में लिखा हुआ है कि ये रेंट के ऊपर जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन को जरूर चेक करो, पकड़ा जाता था। अब का क्लाइंट फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, ट्रांजैक्शन जगह हाँ अगले की पहले कर देगा और पहले वाली आगे ले जाएगा, अगले साल के इनकम इस साल रिकॉर्ड कर लेगा और इस साल के एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं कट ऑफ एरर। और इस तरह के एरर्स के लिए कट ऑफ प्रोसीजर दुनिया में आया, जिसमें हम यही देखते हैं कि रेलिवेंट ईयर में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। भाई ये क्लियर हो गया, टाइमिंग डिफरेंस। और एक चीज जरूर लिखनी है, क्या, डेट ऑफ गुड डिस्पैच नोट, जो साबित करेगी। केएल 6 लाख, जो 2.5 लाख, 3.5 लाख इधर क्या भाई, करेक्ट, कंसाइनमेंट ऑफ 6 लाख बाद शिफ्ट ऑन 27 दिसंबर बट गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7.5 नेवर रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इशू सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। अच्छा इसमें तो आप नहीं ना पूछेंगे, इसमें तो उसने, इसमें सबसे अहम लफ्ज अगर मुझसे पूछे ना, क्वालिटी इशू, अंडरलाइन करें। देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं ना, एक एक लफ्ज के ऊपर फोकस करना होता है। ये इस लफ्ज का मतलब क्या है, इस लफ्ज का मतलब क्या है,
एक एक लफ्ज से। हाँ, इसमें क्वालिटी देखे, पिछले क्वेश्चन में उसने क्वालिटी इशू का वर्ड नहीं, आपके 2-3 स्टूडेंट्स ने अपना अपना आर्गुमेंट दे दिया, सर हो सकता है कोई और रीजन हो सकता है फेक, इसमें उसने क्लियरली कह दिया। तो ये अब ये आई कैप का तरीकाकार देखे, जब उसने स्टूडेंट को इजी रखना होता ना, वो क्वेश्चन में क्वालिटी इशू फुल इंफॉर्मेशन देगा, जब उसने इजी नहीं रखना होता तो फिर फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन हमने प्रैक्टिस की होती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि जब कभी इन्वेंटरी रिटर्न होगी ना, सजेस्टेड सॉल्यूशन में भी वो इसको एनआरवी के ऊपर लेके जाता है, ये क्वालिटी इशू डिस्कस करता है। कभी तो खुद कह देगा नहीं भी किया हुआ, हमने क्वालिटी इशू ही सोचना। क्लियर हो गया? इसमें सेल की रिवर्सल, इन्वेंटरी को एनआरवी राइट डाउन करना है, राइट डाउन के प्रोसीजर हम नहीं लिखेंगे इसमें ने, हालांकि पिछले क्वेश्चन में कहा आपको रिकमेंड किया लिखे, इस क्वेश्चन में कह रहा नहीं लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन वही है, इंफॉर्मेशन भी तकरीबन वही है, उस क्वेश्चन में कह रहा था आपको लिखे, इसमें मार्क्स कम है, इसमें शाबाश। इसमें भी इंपेयरमेंट है, यस लिख सकते हैं, लेकिन नंबर कम है, ना भी लिखे तो काम चलेगा, टाइम है तो लिख भी सकते हैं। 4 लाख, नो रिप्लाई रिसीव्ड, नो एक्सप्लेनेशन। क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। ठीक है, इसने नेगेटिव पॉजिटिव बताया हुआ तो बेहतर है दोनों लिख दें। अगर नेगेटिव है तो कोई नहीं, अगर पॉजिटिव है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखें। क्लियर? हाँ हाँ क्या? हाँ, पॉजिटिव भी अज्यूम कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कर सकते हैं। होमवर्क आपका क्या है भैया? अभी अगले क्वेश्चन है ना ये? अच्छा चले, कल क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी होम असाइनमेंट है। अगर सबको वैसे मिल गए होंगे, लेकिन अगर किसी को सेट नहीं मिला ना तो साथ वाले से लेके तस्वीर ले ले। अगर किसी के पास प्रैक्टिस सेट नहीं पहुंचा, वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ले ले। हाँ, वरना कल हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और इसके अंदर ना एक कैटेगरी, 2 तरह की कैटेगरी दी गई है, एक कोर प्रैक्टिस, एक एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। डिफरेंस को गोली मारे। आपने एक्सटेंडेड प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में करके आने हैं, सारे करने हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, एक सवाल 3 लाइन का है, एक 6 लाइनों का है, एक 40 लाइनों का है। मिक्सर है ना, लेंथी भी है, पता है मुझे, लेंथी भी है पता है, लेकिन छोटे छोटे भी है। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बस ठीक है, आपकी ये असाइनमेंट नोट कर लिया आपने। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।